मैं आज फिर आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आज का हमारा टॉपिक है भारतीय बैंकिंग नियमन अधिनियम 1949। आर्थिक विकास के संदर्भ में बैंकिंग व्यवस्था का विकसित एवं सुसंगठित होना आवश्यक है तथा इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में बैंकों का महत्वपूर्ण स्थान होता है। बैंकिंग एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें दूसरों की पूंजी और बुद्धि से कार्य होता है। अतः बैंकिंग प्रणाली में जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा और पूंजी के उचित एवं सुदृढ़ विनियोग हेतु सरकार बैंकिंग विधान के जरिए अपना नियंत्रण स्थापित करती है। बैंकिंग विधान में सभी प्रावधानों का समावेश किया जाता है जिसमें कि बैंकिंग संस्थाओं की क्रियाओं पर नियंत्रण स्थापित किया जा सके। ब्रिटेन में सर्वप्रथम 1844 में बैंकिंग विधान पारित किया गया। हमारे देश में सन 1949 के रूप में 1913 एवं 1936 में कंपनी अधिनियम में कुछ प्रावधान सम्मिलित कर दिए गए थे, परंतु इनकी अपर्याप्त व्यवस्था के कारण देश की बैंकिंग प्रणाली में अनेक त्रुटियां उत्पन्न हो गई थी। इसलिए भारतीय बैंकिंग अधिनियम 1949 की आवश्यकता पड़ी। अब अगला जो इसमें टॉपिक है इसकी डिटेल से हम विस्तार से चर्चा करेंगे। भारत में बैंकिंग अधिनियम की आवश्यकता। भारत में प्रभावशाली बैंकिंग अधिनियम पारित किए जाने की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से उत्पन्न हुई। नंबर 1, बैंकों की निरंतर असफलताएं। हमारे देश में समय समय पर बैंकिंग संकट उत्पन्न होते रहे हैं, अर्थात बैंकों की फेल होने की प्रवृत्ति के कारण जनता का विश्वास बैंकिंग संस्थाओं से हट जाता है और बैंकिंग विकास में बाधाएं उत्पन्न हो जाती है। अतः ये आवश्यक था कि जनता का विश्वास बनाए रखने के लिए बैंकों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया जाए। दूसरा है बैंकिंग सुविधाओं का असंतुलित विस्तार। स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व अधिकांश बैंकों द्वारा अपनी शाखाएं औद्योगिक एवं व्यावसायिक महानगरों में ही स्थापित की गई थी। देश में बैंकिंग सुविधाओं का असंतुलित विस्तार हुआ। बैंकिंग संस्थाओं के मध्य अनुचित प्रतिस्पर्धा उत्पन्न हो गई थी। बैंक की क्रियाओं पर कोई वैधानिक नियंत्रण नहीं था। अतः अर्ध शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाओं का बहुत ही अभाव था। तीसरा कारण था रिजर्व बैंक को अधिक अधिकार देना। देश में बैंकिंग विधान पारित करके ये देखना आवश्यक था कि रिजर्व बैंक की मौद्रिक तथा साख नीति को सफल बनाया जा सके। रिजर्व बैंक के अधिकारों में वृद्धि की जानी आवश्यक थी ताकि वह कार्यरत बैंकिंग एवं वित्तीय संस्थाओं की नीतियों एवं क्रियाओं पर उचित नियंत्रण कर सके। अगला नंबर 4 इसमें मुद्रा बाजार का विकास। भारतीय मुद्रा बाजार में देश के स्वदेशी बैंकों एवं आधुनिक बैंकों में समन्वय का अभाव रहा। विभिन्न अंगों के मध्य प्रभावी संपर्क एवं समन्वय का भी अभाव रहा। बैंकों के अनावश्यक विस्तार को रोकने हेतु बैंकिंग विधान की आवश्यकता महसूस की गई। विभिन्न प्रकार के अधिनियमों को संगठित रूप से प्रस्तुत करना। ये भी अनुभव किया गया कि भारतीय अधिनियम के अंतर्गत अनेक प्रकार के अध्यादेशों एवं संशोधनों को अधिनियम के रूप में संगठित एवं प्रस्तुत किया जावे ताकि प्रभावशाली रूप से एक अधिनियम बनाया जा सके। भारत में बैंकिंग विधान का इतिहास। भारत में बैंकिंग विधान के इतिहास पर यदि हम दृष्टिपात करें तो पाएंगे कि 1913 के पूर्व तक बैंकों को नियंत्रित करने की दिशा में कोई विशेष कानून नहीं था। यद्यपि भारतीय विनिमय साध्य अधिनियम 1881 थोड़े बहुत नियंत्रण के संदर्भ में इस अधिनियम में कोई व्यवस्था नहीं की गई थी। अतः 1905 के बैंकिंग संकट में इसकी असमर्थता एवं दुर्लभता को सिद्ध किया। सन 1913 में कंपनी अधिनियम पारित किया गया जिसमें बैंकिंग कंपनियों को नियंत्रण एवं नियमन हेतु कुछ विशेष अधिकार दिए गए,
परंतु 1913 से 1917 के मध्य उत्पन्न बैंकिंग संकट से सिद्ध हो गया कि कंपनी अधिनियम 1913 की विशेष आवश्यकता नहीं है, ये फेल हो गया। केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति 1929 में अपने प्रतिवेदन में प्रथम बार स्वतंत्र बैंकिंग अधिनियम की आवश्यकता पर बल दिया गया तथा दो महत्वपूर्ण सुझाव प्रस्तुत किए गए। प्रथम, देश में एक केंद्रीय बैंक स्थापित किया जाए। दूसरा, बैंकों के संगठन, संचालन, निरीक्षण, अंकेक्षण आदि पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने हेतु एक विशेष बैंकिंग अधिनियम पारित किया जाए। उपरोक्त संशोधनों के बावजूद देश में अनेक बैंक फेल हुए और बैंकिंग प्रणाली को प्रभावशाली ढंग से नियंत्रित नहीं किया जा सका। सन 1934 में रिजर्व बैंक को बैंकों के नियंत्रण हेतु रिजर्व बैंक अधिनियम पारित किया गया, किंतु स्थिति में कोई विशेष परिवर्तन नहीं आया। सन 1936 में जब भारतीय कंपनी अधिनियम में संशोधन किया गया, तब जांच समितियों की कुछ सिफारिशों को इस अधिनियम में शामिल कर लिया गया। इन सब के बावजूद भी बैंकिंग व्यवस्था में कोई विशेष सुधार नहीं हो सका। अतः रिजर्व बैंक ने अलग से एक बैंकिंग विधान पारित किए जाने की आवश्यकता अनुभव की, ताकि बैंकों का संचालन, नियमन एवं उसकी क्रियाओं को वैधानिक दायरे में लिया जा सके। सन 1939 में एक स्वतंत्र बैंकिंग अधिनियम हेतु रिजर्व बैंक ने सरकार से सिफारिश की और सरकार के समक्ष एक विधेयक भी प्रस्तुत किया गया। सरकार ने उक्त विधेयक को जनमत हेतु प्रसारित किया, लेकिन युद्ध के कारण इस दिशा में कोई ठोस कार्य नहीं हो सका। अतः भारतीय कंपनी अधिनियम 1936 में ही समय समय पर संशोधन किए गए। सन 1944 में किए गए संशोधनों के अनुसार बैंकिंग कंपनी की परिभाषा में निम्न प्रकार से परिवर्तित कर दिया गया। प्रत्येक ऐसी संस्था जो अपने नाम के आगे बैंक या बैंकिंग या बैंकर शब्द का प्रयोग करे, वो बैंकिंग कंपनी मानी जाएगी, चाहे बैंक चेक द्वारा भुगतान करे या न करे। सन 1942-43 की अवधि में युद्ध जनित मुद्रा प्रसार के कारण अनेक बैंक स्थापित हो गए थे। ये बैंकिंग विकास, दुर्लभ पूंजी संरचना, कुशल प्रबंध व्यवस्था, अविवेकपूर्ण विनियोग नीति आदि के दोषों से युक्त थी। सन 1946 सरकार ने पुनः पुराने विधेयक के स्थान पर नया विधेयक रखा, जिसे व्यवस्थापिका समिति ने प्रवर समिति को विचारार्थ सौंप दिया। प्रवर समिति ने इस विधेयक में आमूल-चूल परिवर्तनों हेतु सुझाव दिए। इन सुझावों को विधेयक में शामिल करने हेतु सरकार ने मूल विधेयक को पुनः लिखवाया। मार्च 1948 में उसे संविधान सभा के पटल पर रखा। संविधान सभा ने 17 जनवरी 1949 को इस विधेयक को पारित किया तथा 10 मार्च 1949 को इस पर तत्कालीन गवर्नर जनरल ने अपने हस्ताक्षर किए और 16 मार्च 1949 को इसे बैंकिंग कंपनी अधिनियम के नाम से लागू किया गया।